नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वीडियो पे हम आज चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.2 के बारे में। प्रश्नावली 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी हमारी बातचीत हो चुकी है और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपने को जाननी ज़रूरी है, उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी स्थिति में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है कि दो रैखिक समीकरण हमें दिए जाएंगे और ये कहा गया है कि इन दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार की रेखाएं होंगी, कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। इससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पर केवल हमें यही पूछा जा रहा है कि आपके जो दिए गए दोनों समीकरण हैं वो संगत होंगे या असंगत होंगे। अब संगत या असंगत की स्थिति क्या होती है? संगत का मतलब है उसका कुछ न कुछ हल होगा और असंगत का मतलब है कि उन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब वो कंडीशन अपन जान लेते हैं। यदि दिए गए समीकरणों के अनुसार हमें ये कंडीशन प्राप्त होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब है कि a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 के बराबर यदि नहीं है तो उस स्थिति में आपकी रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। यदि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों वैल्यू बराबर आ जाती है, जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे उस स्थिति में, तब आपकी रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। समपाती का मतलब आप जानते ही होंगे और यदि नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनेंगे कि पहले समीकरण की जो रेखा होगी दूसरे समीकरण की रेखा भी ठीक उसी के ऊपर आ जाएगी। कहने का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं समपाती रेखाएं। अब ऐसी स्थिति हो सकती है कि a1/a2 और b1/b2 ये दो वैल्यू तो बराबर हो सकती है, लेकिन c1/c2 की वैल्यू इसके बराबर नहीं हो। ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। ठीक है, तो ये तो बात हुई रेखाओं के प्रकार के बारे में। तो ऐसी कंडीशन हम चेक कर लें कौन सी कंडीशन हमें प्राप्त हो रही है। अब इन्हीं कंडीशन के आधार पे अपन ये भी बता पाएंगे कि आपके रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत होंगे या असंगत। संगत का मतलब उनका कोई न कोई हल होगा और असंगत का मतलब उनका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहली ये कंडीशन यदि हमें प्राप्त हुई उसके लिए हमने लिखा संगत, फिर दूसरी कंडीशन है इसके लिए भी हमने संगत, और तीसरी कंडीशन के लिए हमने लिखा है असंगत। तो आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि तीसरी जो हमने कंडीशन लिखी है कि लास्ट में जब नॉट इक्वल टू आएगा, आप जानते ही हैं कि हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं और यदि उसके अंत भी अच्छा होता है तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट है वो अपने को अच्छा मिलता है, लेकिन यदि उसका अंत है वो दुखद हो जाता है तो रिजल्ट अपने को अच्छा नहीं मिल पाता है। वही कि लास्ट में काम यहाँ बिगड़ गया, नॉट इक्वल टू आ गया है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा? असंगत। तो आपको केवल एक ही कंडीशन को ध्यान में रखना है कि लास्ट वाले स्टेप में यदि नॉट इक्वल टू आ गया तो असंगत है, बाकी ऊपर जो दोनों कंडीशन बच गई उनके लिए क्या है? संगत। ठीक है, तो ये जो हमने एक चार्ट बनाया है इस चार्ट को हमें पहले समझना पड़ेगा और इसको हमें याद करना होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण युग्मों को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या समपाती, किस प्रकार की होंगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप बुक के अकॉर्डिंग समझ पाएंगे कि उसमें क्या कहा गया है। सीधे सीधे तौर पे हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बाद। तो आपका जो पॉइंट नंबर 1 है इसमें पहला जो समीकरण है वो हमें दिया गया है 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0। इसके बाद दूसरा जो समीकरण है वो हमें दिया गया है 7x प्लस 6y - 9
बराबर 0। इस प्रश्नावली के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि किसी भी रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कहने का मतलब अक्ष के गुणा में जो आता है उसको हम a मानते हैं और y का जो गुणांक होता है वो क्या होता है b, और अंत में जो अकेला अचर पद है वो होता है c। तो यहाँ जैसे ये 5 है, ये a का मान है, y की गुणा में -4 है, ये b का मान है, ये c का मान है, ऐसा ही यहाँ पर भी है। लेकिन दो समीकरण होने के कारण इनके लिए अपन a1 b1 c1 संकेत काम में लेंगे और इनके लिए a2 b2 c2। तो देखो आप देखेंगे कि ये a का मान है, a का मान यहाँ 5 है, और यदि b की बात करें तो b का मान यहाँ -4 है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि यदि किसी संख्या के पहले माइनस है तो उसको बोलना भी ज़रूरी है और उसको लिखना भी ज़रूरी है, अन्यथा आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। और ये c का जो मान है वो है 8। पहला समीकरण होने के कारण इनको अपन a1 b1 और c1 ऐसा संकेत देंगे, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए आप देखेंगे तो ये 7 जो है वो a2 है, और यहाँ पर b2 का मान हो गया 6 और c2 का मान है -9। पहले अपन a1 बटे a2 का मान ज्ञात करते हैं। a1 का मान यहाँ से देखेंगे 5 बटे a2 का मान 7। अब 5 बटे 7 आगे सरल नहीं हो रहा है, तो अब हम जांच करेंगे b1 बटे b2 की। तो b1 बटे b2, b1 का मान -4, b2 का मान 6। 4 और 6 है वो 2 से कट रहा है, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 2 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो 2 आएगा और यहाँ आएगा 3। कहने का मतलब -2 बटे 3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है। देखने मात्र से पता चल गया कि दोनों रिजल्ट बराबर तो नहीं है। जब ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं हो तो अपने को ध्यान रखना है c1 बटे c2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। c1 बटे c2 के लिए अपन कब ज्ञात करेंगे, कब चेक करेंगे, जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो। तो अब तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इस स्थिति में c1 बटे c2 को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर सीधा आप ये बोलेंगे कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये अभी अभी जो जस्ट हमने पहले एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में आपने देखा कि आपकी पहली ही कंडीशन थी, और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में यदि आपसे ये पूछा जाए कि रेखाएं किस प्रकार की होंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी भाई, प्रतिच्छेदी, ठीक है। अब इसी में यह भी पूछा जा सकता था कि रैखिक समीकरण युग्म जो है, कि आपको जो दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं ये संगत होंगे या असंगत। तो जो चार्ट में आपने देखा था कि हमने लास्ट में वहाँ लिखा था संगत, और फिर से याद दिला दूं, केवल एक ही स्थिति में असंगत होता है, कब, जब c1 बटे c2 वाली जो वैल्यू है वो लास्ट में जाकर के नॉट इक्वल टू r हो। a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो बराबर आ जाए, लेकिन लास्ट c1 बटे c2 की जो वैल्यू है वो बराबर उनके नहीं आए, या सीधे सा मतलब ये है कि लास्ट में जब नॉट इक्वल टू आ जाएगा तब असंगत, बाकी सब संगत। तो अब यदि संगत असंगत पूछा जाता है तो इस स्थिति में क्या होगा, संगत होगा। हालांकि प्रश्न नंबर 2 में संगत असंगत नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ में बता देता हूं कि ये क्या होगा, संगत, ताकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप इसी के अनुसार हल कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे। काम सेम होगा, केवल वहां पर ये नहीं बताना है, संगत असंगत बताना है, ठीक। तो ये आपको इस प्रकार से प्राप्त करना था। अब जैसे पॉइंट नंबर 2 की यदि हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है 9 अक्ष प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण है। इसके बाद में लिखा हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। हम ज्ञात क्या करना चाहते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 को
रीड करोगे, जब पढ़ोगे आप इसको, तो आपको पता चलेगा कि हमसे पूछा जा रहा है रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या वो समपाती होंगी। तो ठीक ऐसे ही काम करना है। पहले वाले समीकरण से ये जो 9 है ये a1 का मान है, a1 का मान 9 हो गया। यहाँ पर ये जो 3 है ये b1 का मान है, b1 3। इसी प्रकार c1 का मान 12। समीकरण नंबर जो दूसरा है, यहाँ से a2 का मान हो गया 18 और b2 जो है उसका मान हो गया 6, c2 का मान हो गया 24। अब यहाँ पर अपने a1 बटे a2 की वैल्यू प्राप्त करते हैं। a1 बटे a2, a1 का मान यहाँ देखेंगे आप 9, a2 का मान कितना है 18। अब इन दोनों संख्याओं में 3 का भाग भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, तो अपन 9 के पाड़े से काट देते हैं। तो 9 का भाग 9 में लगाएंगे तो 1 आएगा, 9 का भाग यहाँ लगाएंगे 2 आएगा, तो ये आगे 1/2। इससे आगे सरल होगा नहीं। अब यदि अपन b1 बटे b2 प्राप्त करें तो यहाँ b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6। अब यहाँ दोनों जगह 3 का भाग जा रहा है, यहाँ 3 का भाग लगाएंगे तो 1, यहाँ 3 का भाग लगाएंगे 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, बराबर। पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं थे। मैंने ये कहा जब ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं हो उस स्थिति में c1 बटे c2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो अब हमें c1 बटे c2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो c1 बटे c2 की वैल्यू प्राप्त करो। c1 बटे c2, तो c1 का मान 12, c2 का मान 24। अब यहाँ 2 का भाग भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, दोनों संख्याओं में। तो हम 12 के पहाड़े से डायरेक्ट काट लेंगे। 12 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 1 बार जाएगा और इसमें जाएगा 2 बार। तीनों रिजल्ट को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, तीनों बराबर आ गए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी? कंडीशन हो गई कि तीनों रिजल्ट बराबर हो गए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मिल गई हमें, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और ये कंडीशन हमने 2 नंबर पे लिखी थी। यदि आप चार्ट को याद कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। अतः रेखाएं समपाती होंगी। क्लियर हो गई बात? अब यही समीकरण होते पॉइंट नंबर 2 में जो हमने बात की और हमसे पूछ लिया जाता संगत है संगत। अभी तो बात हो रही थी कि जब लास्ट में नॉट इक्वल टू आएगा तब क्या होगा? असंगत, और बाकी कंडीशन में संगत। तो लास्ट में नॉट इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये संगत है। बात समझ पा रहे होंगे आप कि यहां यदि बराबर का चिन्ह कट जाता है, ये नॉट इक्वल टू की स्थिति यहां आ जाती, तब आपको याद रखना है असंगत होगा, बाकी में सब में संगत। तो अब कैसा होगा? संगत। तो दूसरे क्वेश्चन के साथ साथ में तीसरे क्वेश्चन की भी बात हो रही है, क्योंकि वहां केवल संगत असंगत पूछा जा रहा है। काम तो यही करना है। अब पॉइंट नंबर जो आपका 3 है उसकी बात भी हम कर लेते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर जो 3 है उसमें जो दोनों समीकरण दिए गए हैं उसको आप एक बार देखेंगे कि किस प्रकार से संख्याएं दी गई हैं। 6x - 3y, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है 6x - 3y + 10 बराबर 0। और क्वेश्चन नंबर जो दूसरा आपका समीकरण है उसमें बोला गया है 2x - y + 9 बराबर 0। यहाँ a1 का मान 6 है और ये जो -3 है, माइनस का विशेष ध्यान रखना अपने को। माइनस कहीं पे है तो लिखो भी, उसको बोलना भी जरूरी है। तो b1 का मान हो गया -3, c1 का मान हो गया 10। इसी प्रकार यहाँ दूसरे समीकरण से a2 का मान 2, ये a2 का मान है। y के पहले जो आ रहा है वो कौन है? b2। तो y के गुणा में यहाँ 1 है,
लेकिन वो किसका है, माइनस का, तो ये हो गया -1। C2 का मान है 9। पहले चेक करो A1 बटे A2 की वैल्यू, A1 बटे A2 ये हो गया 6/2। अब 6 में तो 2 का भाग जाता है, कितनी बार, 3 बार। इसका रिजल्ट तो हो गया। हम चाहें तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, बाकी आवश्यकता है नहीं। अब चेक करेंगे अपन B1 बटे B2। B1 बटे B2, B1 का मान यहाँ देखेंगे -3, B2 का मान -1। तो ये माइनस और ये जो माइनस आ रहा है, ये दोनों माइनस एक दूसरे को काटेंगे तो ये तो प्लस बन गए। और 3/1 कितना होता है, 3 ही होता है। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, बराबर है। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर है तो हमें C1 बटे C2 के लिए भी काम करना पड़ेगा। बराबर नहीं होती तो अपन यहीं रुक जाते। अब बराबर नहीं है तो C1 बटे C2, C1 का मान है 10, C2 का मान है 9, 10/9 कट नहीं रहे हैं, सरल नहीं हो रहे हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले वाली दोनों वैल्यू वो तो बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। लेकिन C1 बटे C2 का मान इनके बराबर नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू। मान बराबर नहीं है तो बराबर के चिन्ह को काटना है, और ये हो गया C1 बटे C2। चार्ट में हमने 3 नंबर कंडीशन हमने लिखी थी कि ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए, यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ रहा लास्ट में, उस स्थिति में क्या होगा, रेखाएं किस प्रकार की होंगी, समांतर। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो यहाँ लिखेंगे आता है रेखाएं समांतर होंगी। यदि इन्हीं समीकरणों के लिए हमसे पूछा जाता कि रेखिक समीकरण युग्म में संगत होंगे या असंगत, तो आपको याद आ गया होगा, जस्ट अभी बात कर रहा था मैं कि लास्ट में जब नॉट इक्वल टू आ जाता है कंडीशन में, काम तो यही करना सेम। ऐसी कंडीशन में समीकरण कैसे होंगे, असंगत। तो यदि असंगत संगत पूछा जाता है तो आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हमारे को प्राप्त हो गई। समांतर की स्थिति भी हमने देख ली है, इससे पहले हमने संपाती की स्थिति भी देख ली, प्रतिच्छेदी की स्थिति आ रही थी, वो तीनों ही चेक हो गई, वेरीफाई हो चुकी है। तो आप उन पे एक बार फिर से वीडियो को आप फिर देख सकते हो, यदि आपको क्लियरेंस नहीं हो रही है तो फिर से आप समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो विद्यार्थी समझ गया वो क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गया। विद्यार्थी कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात आपने की नहीं, कर चुका हूँ मैं। काम हमें यहाँ पूछा जा रहा है रेखाओं के प्रकार के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है संगत असंगत। तो अभी तो मैं चर्चा कर रहा था कि संगत असंगत कब होगा। एक ही कंडीशन याद रखनी है कि लास्ट में जब नॉट इक्वल टू आ रहा है तो क्या होगा, असंगत, और बाकी कंडीशन में संगत होगा। याद किसको करना पड़ेगा, जिसको पढ़ाई करनी है। अब मेरे को भूख लगती है तो मेरे को खाना पड़ेगा, जब आपको भूख लगेगी आपको खाना पड़ेगा। पढ़ाई आपको करनी है तो याद आपको करना पड़ेगा। एक बार की मेहनत है वो आपके हमेशा काम आने वाली है। तो उस चार्ट पे आपको विशेष फोकस रखना है, उस चार्ट को आप याद कर लीजिए, और याद करने के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि इसके आगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले संगत असंगत पूछा जा रहा है। तो क्या संगत असंगत अपन यहाँ बात नहीं कर चुके हैं, काम तो यही करना है। तो आपका समय बचेगा और एक ही चीज़ से आप कई बातें सीख रहे हैं। तो संगत असंगत तो इसी प्रकार से जांच करेंगे। साथ साथ में ये बोला गया है कि ग्राफीय विधि से इनको हल कीजिए, ठीक है। अब ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है इसके बारे में हमें जो आपकी प्रश्नावली 3.1 है वहाँ पर भी हमारी बात हो चुकी है। ग्राफ में पिछली वीडियो जो बता चुका हूँ किस प्रकार से ग्राफ बनाए जाते हैं, और इसी एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर भी मैंने ग्राफ बताए हैं। तो ग्राफ की जो प्रक्रिया है वो वहाँ से आप देखेंगे, क्योंकि एक एक यदि पॉइंट के लिए अपन ग्राफ पेपर के लिए यदि हम यहाँ काम करेंगे
तो आपको सिखाने में काफ़ी वक्त जाया हो जाएगा और उसका हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो गए। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए आप उसको क्लियर करेंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और आने वाले वीडियोज़ में उसके लिए आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब कुछ नया सीखने जा रहे हैं अपन कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है उसको समझते हैं हम लोग कि एक आयताकार बाग है, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ तक की लाइन में हमें ये समझ में आ गया कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि चौड़ाई कितनी है, ठीक है, क्योंकि लंबाई तो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो चौड़ाई का यदि पता चल जाएगा तो लंबाई का पता चल जाएगा हमें, वो हम निश्चित कर लेंगे। अर्ध परिमाप दिया गया 36 मीटर। ये अपन जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब हमें काम आएगा। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये एक शब्द आ रहा है यहाँ विमाएं। तो यहाँ विमा का मतलब है कि आयताकार बाग के लिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की चर्चा हो रही है। तो विमा कोई अलग बात नहीं है, वो हमसे विमा का मतलब है लंबाई और चौड़ाई पूछना चाह रहा है। तो प्रश्न में आप समझ गए होंगे कि लंबाई चौड़ाई हमसे पूछी जा रही है। अब सरल कैसे करना है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन हम लिखना चाह रहे हैं तो पहले हमें मानना पड़ेगा ये जो लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसी से ही आगे हम सही तरीके से बढ़ेंगे। यदि पहले ही स्टार्टिंग में ही शुरुआत ही गलत हो गई तो अपना आगे रिजल्ट तो गलत होना ही है। किसको क्या मानना चाहिए वो यहाँ से पता चलेगा। इसने ये कहा कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले हमें चौड़ाई को मानना चाहिए, चौड़ाई को निश्चित करना चाहिए, और फिर लंबाई यदि 4 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब है उसमें हम 4 जोड़ देंगे चौड़ाई में तो हमें लंबाई मिल जाएगी। तो मान लेंगे कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई वो अक्ष मीटर है, और प्रश्नानुसार हम जान चुके हैं कि लंबाई कितनी बताई गई है, जितनी चौड़ाई है उससे 4 अधिक। तो ये तो चौड़ाई है ही अपने पास, 4 अधिक बोल रहा है तो 4 इसमें जोड़ दो, 4 यदि कम बोल रहा है 4 घटा दो। तो ये लंबाई हमें यहाँ पर निश्चित कर ली। फिर मैं बता दूं कि अपनी इच्छा के अनुसार यदि मानेंगे हम तो यहाँ पर कुछ गलत स्थिति बन सकती है। तो पहले हम लोगों को ये निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे लंबाई को मान के चलना चाहिए, चौड़ाई को। हालांकि जो एक्सपर्ट हो जाते हैं विद्यार्थी वो लंबाई और चौड़ाई किसी को भी मानकर इसको हल कर सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में सीखना चाह रहे हैं उनके लिए इसके अकॉर्डिंग चलना फायदेमंद होगा। चौड़ाई को हमने माना, लंबाई के बारे में क्या बताया कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जितनी चौड़ाई हमने यहाँ मानी थी उसमें 4 जोड़ दिया, ये हो गई आपकी लंबाई।
अब देखिए यहां अर्ध परिमाप की बात हो रही है। पहले मैं परिमाप की बात करता हूं। किसकी बात है? परिमाप। परिमाप से आप अर्ध परिमाप समझ जाओगे। अब किसके परिमाप की बात हो रही है वो तो आप समझ ही गए, आयताकार बाग की बात हो रही है। तो यहां पर आयताकार आकृति के लिए उसका जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये परिमाप होता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं अर्ध परिमाप की। अपने क्वेश्चन में अर्ध परिमाप की बात हो रही है, तो अर्ध परिमाप का मतलब है कि ये आधा हो जाएगा। आधा का मतलब 2 का भाग। अब जब यहां से लेकर के यहां तक की जो स्थिति है, इसमें जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 क्या होगा? कट जाएगा। 2 का भाग का मतलब 2 बटे में लिखेंगे हम। तो अर्ध परिमाप है वो क्या हो जाएगा? इसका आधा। आधा का मतलब ये कट गया। तो ये आपको समझना है। अब देखो अर्ध परिमाप पर्सन में बता रखा है कितना? 36। तो यहां आप लिखेंगे 36। लंबाई हमने यहां निश्चित कर रखी है अक्ष प्लस 4 प्लस चौड़ाई यहां बता रखी है अक्ष। अब इसको हम सरल करेंगे। एक अक्ष यहां पर है, एक अक्ष यहां पर है, तो ये हो गया 2 अक्ष प्लस 4। यहां से हम अक्ष की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं। किसकी वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं? अक्ष की। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला गया कि किस विधि से इसको हल करना है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट भी सीधा हल हो जाएगा ये। तो देखो आगे क्या स्थिति बनेगी। ये जो 2 अक्ष प्लस 4 है, ये मैं पहले लिख देता हूं यहां। 2 अक्ष प्लस 4 बराबर 36। हम तो अक्ष की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं पहले, तो इस 4 का इधर पक्षांतरण कर दो। 4 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये 4 है वो किसका हो जाएगा? माइनस का। 2 अक्ष बराबर ये हो गया 32। और अक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ जो गुणा में 2 है वो हमने यहाँ नहीं लिखा है। तो गुणा वाली संख्या को जब अगली स्टेप में हटाते हैं तो वो सामने वाली संख्या के बटे में आ जाता है। ये हो गया 16। अब देखिए अक्ष का मान 16 आ गया, तो हमने चौड़ाई को क्या मान रखा था? अक्ष से। तो अक्ष की जगह 16 लिखेंगे तो ये तो हो गई चौड़ाई। यहाँ अक्ष की जगह 16 लिखेंगे फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो गई लंबाई। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः लंबाई हमने अक्ष प्लस 4 निश्चित की थी। अक्ष का मान हमें कितना मिल गया? 16। तो ये हो गया 16 4 20, ये हो गया 20 मीटर। चौड़ाई क्या हो गई? चौड़ाई हमारे पास में हमने अक्ष मान रखी है, तो अक्ष का मान तो 16 है, तो ये हो गया 16 मीटर। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न में बोला गया है कि एक आयताकार बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन लिखा था। इस लाइन से हमें ये समझना है कि लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को मानना है और दूसरी चीज़ को उसके अनुसार बनाना है। अब चौड़ाई को हमने x मान लिया, यहाँ जैसे लिखा है। प्रश्न में बताया लंबाई 4 अधिक है तो 4 जोड़ दिया। यहाँ अर्ध परिमाप की बात हो रही है, तो अर्ध परिमाप का मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला यदि लिखता तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने 2 बातें साथ में बता दी। पहले आप परिमाप की बात कर लो कि परिमाप कितना होता है आयताकार आकृति का। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कई बार क्या होता है कि ये फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, तो आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे ये अपने पास में एक आयत है, तो ये क्या है? ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। ये क्या है? चौड़ाई, ये चौड़ाई। तो ये बताओ लंबाई हमारे पास में कितनी बार आ रही है? 2 बार। तो यहाँ लिख दो 2 लंबाई। फिर चौड़ाई भी कितनी बार आ रही है? 2 बार। तो ये हो गया 2 चौड़ाई। परिमाप का मतलब होता है कि चारों तरफ की जो बाउंड्री है उनको जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो ये प्लस हो गया। अब दोनों जगह 2 आ रहा है तो फिर अगली स्टेप में क्या होगा? 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार से आप परिमाप डायरेक्ट याद रखें, और याद नहीं आता है तो ऐसे बना सकते हैं। अर्ध परिमाप का मतलब ये है
कि जितना परिमाप है उसका आधा कर दो। आधे का मतलब होता है 2 का भाग लगाना। तो जैसे ही हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये 2 कट जाएगा। और अब अर्ध परिमाप आपके क्वेश्चन में दिया गया था 36, हमने 36 लिखा। लंबाई यहाँ पर लिखी हुई है, चौड़ाई यहाँ लिखी हुई है। ये लिख करके जैसे हम यहाँ पर सरल करते जाएंगे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? अक्ष की। ठीक है, अक्ष की वैल्यू मिलने के बाद में आपने लंबाई यहाँ कितनी लिख रखी है वो लिख दो और वहाँ अक्ष का मान रख दो, सोल्व कर दो। ये 20 मीटर मिला और चौड़ाई जो है वो हमें 16 मीटर मिल गई। तो इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई जो है वो हमें मिल गई। तो इस वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।